हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रक्चर्स हैं। आपका जो टॉपिक है ये काफ़ी, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पढ़ा था, तो ये जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, उसमें बहुत सारी विद्युत ऊर्जा भी व्यय होती थी। और वो विद्युत ऊर्जा को व्यय करने वाले जो आपके घर में उपकरण लगे होते हैं उनकी संरचना क्या होती है, वे किस आधार पर आपकी विद्युत ऊर्जा को व्यय करते हैं, चलिए आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की, ठीक ना, तो आपको पता होगा कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। उसके बाद अब विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग है, विद्युत ऊर्जा के उपयोग से अब यहाँ पर हम ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए यदि अनुप्रयोग में देखेंगे तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इतने सारे, ये 4-5 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। जिसमें पहला टॉपिक आपका विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपके सामान्य तौर पर आपके घरों में यूज किया जाता होगा। आप देखे होंगे वो रेड वाला जो पीला पीला सा बल्ब दिखता है, ठीक ना, जो गर्म हो जाता है कुछ ही समय में। एक्चुअली होता क्या चीज़ है, गर्म होने का कारण उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक ना, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो ये पहले एक हमारा विद्युत बल्ब है, इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये ऊपर रांगा लगा होता है और इससे क्या होती है कि जब आप मेन स्विच से जहाँ से इसको लाइट देते हैं, ठीक ना, वायर से, तो यहाँ से लाइट दी जाती है। इसके बाद ये पिन लगी होती है उसके होल्डर में फंसाने के लिए कि होल्डर में इसको कस दिया जाए ताकि ये गिरे ना। उसको जो इसकी जो रांगा है वो उन दोनों विद्युत तारों से लगा हुआ रहे, ठीक ना। उसके बाद ये पीतल की टोपी होती है जिसमें ये कांच का बल्ब कसा होता है। और जब ये कांच का बल्ब कसा होता है तो अब इसके अंदर की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये आपके दो सुचालक तार दिख रहे हैं। ये आपका एक है और ये आपका, ये क्या चीज़ है, सुचालक तार है। सुचालक तार का मतलब जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वही तो सुचालक होता है। तो ये आपके दोनों सुचालक तार है और ये बीच में आपका एक कांच का बल्ब लगा होता है और इसी बल्ब में टंगस्टन का एक फिलामेंट तंतु रहता है। टंगस्टन धातु का एक क्या रहता है, फिलामेंट तंतु रहता है। और ये फिलामेंट तंतु में ये दोनों सुचालक तारों को जोड़ दिया जाता है, जिस कारण से इसमें वैद्युत प्रवाहित होने लगती है। और जब इसमें वैद्युत प्रवाहित होती है तो कंडीशन क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 1500 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, जिस कारण से यह ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। तो अब सिंपल सा बात, फंडा यहाँ पर ये आता है कि ये तो हमें उजाला देता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो प्रकाश इसका जो टोटल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, केवल उसका 5 से 10%, केवल उसका 5 से 10% ही क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और बाकी जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मीय विकिरण के थ्रू इस बल्ब से बाहर निकल जाती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टर्म में हम ये समझते हैं कि ये जो कांच होता है इसमें हवा नहीं भरा जाता है, ऑक्सीजन नहीं भरा होता है। ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा जाता है, इसके पीछे का रहस्य ये है कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, अर्थात जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की ज़रूरत है। यदि इसमें हम ऑक्सीजन रख देते हैं तो जब इसको टेम्परेचर, इसका जो फिलामेंट तंतु टंगस्टन का होता है, इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब उस अवस्था में ऑक्सीजन से संयोग कर लेगा और ऑक्सीजन से संयोग करके जल जाएगा। और जब जल जाएगा तो हमारा बल्ब खराब हो जाएगा, जिस कारण से हम इसको क्या, इसको निकाल करके, इसमें की वायु को निकाल करके उसमें क्या भर देते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भर देते हैं और अक्रिय गैस भर देते हैं। या फिर उसमें हम निर्वात उत्पादन कर देते हैं। निर्वात मतलब निर्वात, निर का मतलब बिना, वात का मतलब हवा, तो बिना हवा का यानी कि निर्वात। बात समझ में आ गई होगी। तो जहाँ कुछ भी नहीं होता है स्पेस कर देते हैं, खाली स्पेस कर देते हैं, ये ऐसे पड़ा रहता है। अब ये टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए जलता नहीं है और ये बल्ब आपका बचा हुआ रहता है। अब ये तो इसकी क्रिया विधि होगी कि कैसे होता है, ठीक ना। अब ये टंगस्टन, आपको हम विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव था उसमें बता चुके थे कि जब आप किसी भी तार में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा किन किन रूपों में मिलती है ये चीज़ भी बता चुके थे। उसके लिए कई सारे व्यंजक आए थे, कई सारे फार्मूले भी आए थे। बट यहाँ पर हम उस विद्युत उपकरण की संरचना और क्रियाविधि के बारे में जान रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा ऐसे होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कुछ बल्ब होता है जो जल्दी खराब हो जाता है, कुछ जो बल्ब होता है टिकाऊ होता है, ठीक। जो बल्ब जल्दी खराब होता है उसमें क्या होता है, निर्वात होता है। ये साधारण बल्ब होता है, यानी कि हम उसे निम्न कोटि का भी बल्ब कह सकते हैं,
ठीक ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो उच्च सामर्थ्य वाले बल्ब होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन और अक्रिय गैस भरते हैं। आपको तो पता होगा कि अक्रिय गैसें क्या करती हैं, रिएक्ट किसी से नहीं करती हैं, क्योंकि उनके अंतिम कक्षा का जो अष्टक होता है वो पूरा होता है, और अंतिम कक्षा का अष्टक पूरा होता है तो किसी से रिएक्ट नहीं कर सकती। तो इस अवस्था में यह उच्च सामर्थ्य के बल्ब हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको इस बल्ब के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी, क्या होता है बल्ब, ठीक ना। आपको बल्ब के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर, ठीक ना। अब यहाँ पे हीटर में आपका इमर्सन रॉड आ जाता है, ये अंगीठी आ जाती है, ये सभी आपकी क्या चीज़ है, विद्युत ऊष्मक है। विद्युत ऊष्मक कहने का मतलब ये विद्युत के कारण ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो आप हीटर देख सकते हैं, कुछ आपके घर का जो हीटर होगा कुछ इस तरीके का होगा। ये कांच की प्लेट का, जो चीनी मिट्टी का, कांच कह रहे हैं, चीनी मिट्टी की प्लेट का बना होगा, ऐसी कच के संरचनाएं बनी होंगी, और उसमें ये सर्पिलाकार तार लिपटा होता है। ये कैसा तार होता है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार कहने का मतलब कि अगर सर्पिलाकार रहता है तो कम लंबाई में ही ज़्यादा लंबा तार हो जाएगा, और जब ज़्यादा लंबा तार हो जाएगा तब वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि कम, ठीक ना, कम क्षेत्रफल में हमें ज़्यादा ऊष्मा मिल सकती है, ठीक ना। तो इस कारण से इसकी डिजाइनिंग सर्पिलाकार की जाती है, ठीक ना। इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है, सर्पिलाकार कहलाई जाती है। ये जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, और ये नाइक्रोम का भरा होता है। तो जब इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, यहाँ से विद्युत प्रवाहित करते हैं इसके दोनों सिरों से, तब इसमें क्या, ये गर्म होता है, और गर्म होकर फिर से क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना, इसका नाइक्रोम के तार का ताप, ठीक है। जब इतना हो जाता है, लेकिन अब आप कहेंगे कि यह तो खुले में रहता है तो गलता क्यों नहीं है, इसमें का तो फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट था टंगस्टन का, वो गल जाता है। एक्चुअली होता क्या चीज़ है कि ये जो नाइक्रोम का तार है इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, और जब विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तो यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी से संयोग नहीं करता है, और जब जल्दी से संयोग नहीं करता है तो यह जलता नहीं है। और इसकी आकृति सर्पिलाकार होने का कारण आपको हम बता चुके हैं कि क्यों सर्पिलाकार होती है, ठीक है। सर्पिलाकार होगी तो यहाँ पर देखिए, अगर ये ऐसे लिपटा सर्पिलाकार है तो इतनी दूरी में इतना सारा लंबा तार। अब इसको अगर सोचिए कि आप खींच करके बड़ा करिए तो कितना बड़ा हो जाएगा, कितना दूरी में करेंगे, और जब दूरी में करेंगे, जब दूरी बढ़ जाएगा तो जो उसका ऊष्मीय ऊर्जा है वो भी निरर्थक हो जाएगा, अर्थात जो ऊष्मीय ऊर्जा वो भी ज़्यादा क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इसका जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ गया होगा हीटर का, ठीक ना। ये जो हीटर है, आप घर में जैसे आपके घर में इमर्सन रॉड होता है, इमर्सन रॉड होगा पानी गर्म करने वाला, इसके अलावा अंगीठी होगा, तो ये सब इसी विद्युत ऊष्मक ही उनको कहते हैं, ये उसी पर आधारित होते हैं। इसके बाद हम जो बात करते हैं विद्युत विकिरणक की, ये विद्युत विकिरणक क्या है, विद्युत विकिरणक, ठीक है। विकिरणक का मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने वाला। जैसे आप, सर्दी तो है, सर्दियों का दिन है, आप घर में आग सोचते होंगे, आग जला करके आग ताप लें, ठीक ना, आग ताप ले दें, ठीक ना। अब आग तापने के लिए जो लोग थोड़ा भाई अच्छे फैमिली से हैं, जो अच्छे, जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी ठीक ठाक है, वे विद्युत विकिरणक का उपयोग करते हैं कि घर में एक हीटर लगाएंगे और लगा देंगे, आराम से आगे तापते रहेंगे, ठीक ना। कहने का मतलब वो किस पर आधारित होता है, हम लोग उसकी डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, वे लोग उसकी ऊष्मा लेंगे, हम लोग डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है, ठीक ना। तो इसमें भी ये नाइक्रोम का तार ही लगा रहता है। विद्युत विकिरणक में भी क्या लगा होता है, नाइक्रोम का ही तार होता है। जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये भी ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब जब कमरे को, अगर एक कमरे में रख दिया जाए, तो जब कमरे को गर्म करने की बात आती है तब वहां पर उसमें एक अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। अवतल दर्पण लगाने का उद्देश्य ये रहता है कि अवतल दर्पण जो भी प्रकाश की जो ऊष्मीय विकिरण आएगी उसे समांतर कर देता है, और जब समांतर कर देगा तो पूरे कमरे में वो फैल जाएगी, जिस कारण से पूरा कमरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो विद्युत विकिरणक आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट अब हम लोग समझते हैं प्रेस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस्त्री कहते हैं। प्रेस या इसे क्या कहते हैं, इस्त्री कहते हैं। यह किस पर आधारित होता है, यह भी बिल्कुल सेम होता है इसी के जैसा। इसमें भी हम लोग नाइक्रोम के तार का ही उपयोग करते हैं, बस अंतर ये होता है कि ये जो प्रेस या इस्त्री में नाइक्रोम के तार को अभ्रक की प्लेट पर लपेट दिया जाता है, और जब अभ्रक की प्लेट पर लपेट दिया जाता है तब जब हम उस तार में धारा प्रवाहित करते हैं, उस तार में क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और वो ऊष्मा उत्पन्न करने पे जो अभ्रक की प्लेट होती है, अभ्रक की प्लेट पर, ठीक ना, उसको
अब्रक की प्लेट भी गर्म हो जाती है, और जब गर्म हो जाती है जिस कारण से आप अपने कपड़ों को क्या कर पाते हैं, प्रेस कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो हैंडल होता है वो बैकलाइट का बनाया जाता है, ठीक ना। बैकलाइट की ताकि वो क्या होता है, कुचालक होता है, उसमें विद्युत नहीं जा सकती, जिस कारण से आपको लाइट नहीं लगती है, ठीक ना। तो आपको ये प्रेस या इस्त्री समझ में आ गया होगा। विद्युत उष्मक, विद्युत विकिरणक और प्रेस, ये तीनों किस पर आधारित होते हैं, तो नाइक्रोम के तार पर ही आधारित होते हैं। इनका जो डिजाइनिंग होता है, जब ये गर्म होते हैं तब इनमें इसका जो टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे कोई पूछता है कि नाइक्रोम का तार यदि वो ऑक्सीजन के साथ जलकर खराब क्यों नहीं होता, तो आपके पास सिंपल सा आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन से जल्दी संयोग नहीं करता है, और ऑक्सीजन से जल्दी संयोग नहीं करेगा तो नहीं जलेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो फ्यूज तार है, फ्यूज तार की बात मैं एक दूसरे वीडियो में कर चुका हूँ पहले से। फ्यूज तार होता क्या चीज़ है, यह टीन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है, टीन या फिर टीन और शीशे, इनका मिश्र धातु का बना होता है। इसकी प्रकृति क्या ऐसी होती है, तो प्रकृति क्या होती है, इसका जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध होता है तथा निम्न गलनांक का होता है। उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक का होता है। निम्न गलनांक कहने का मतलब कि आवश्यकता से अधिक तापमान होगा तो गलकर गिर जाएगा, ठीक ना। और उच्च प्रतिरोध का मतलब इसका प्रतिरोध हाई रखा जाता है। जैसे अगर आंधी आ जाती है, तूफान आ जाती है, तो आपके घरों की जो विद्युत होता है उसका वोल्टेज अचानक से या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। इस अवस्था में आपके घर में जो भी विद्युत उपकरण लगे होते हैं उनके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तब वहाँ पर हम उपयोग किसका करते हैं, इस फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। और यह फ्यूज तार आपके जो घर में जहाँ से आपका मेन स्विच होता है वहाँ से दिया जाता है, ताकि जो घर में आने वाली जो विद्युत है, ठीक ना, वहीं पर यदि वोल्टेज ज़्यादा होता है, जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो विद्युत ऊर्जा का भी मान, विद्युत उष्मा, ठीक ना, क्योंकि उष्मा का मान बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो तार अपने से आप गल कर गिर जाएगा, जिस कारण से आपके घर में लगे हुए सभी उपकरण बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। फ्यूज तार तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत बल्ब, विद्युत उष्मक अथवा हीटर, विद्युत विकिरणक, प्रेस या इस्त्री, फ्यूज तार। यदि आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहता है तो आप इन सामान्य सी जानकारियों का उपयोग करके लिख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।